Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए CBSE 21 सैंपल पेपर्स बुक में दिए हुए अनसोल्ड सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये CBSE 21 सैंपल पेपर बुक अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है तो इसको परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। PTS 18 फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। आज हम इस टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। यहाँ पर आपको 20 MCQs मिलेंगे फॉर 1 मार्क ईच। आपको उनमें करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? इफ A इज इक्वल टू गिवन बाय दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखना ध्यान से बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ना ए के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ रो यानी m और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी n दोनों इक्वल होते हैं। अब ऐसी कंडीशन हमें ऑप्शन सी में दिख रही है, यानी क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन सी ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला हुआ है? यहां पर हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसमें A प्लस एडजॉइंट ऑफ A को नल मैट्रिक्स बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट में A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ A को नल मैट्रिक्स बोला गया है। थर्ड स्टेटमेंट में A माइनस A इनवर्स को नल मैट्रिक्स बोला गया है। फिर हमें क्या करना है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखो यहां पर मेन बात यह है कि इस पूरे क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट्स हमें दिख रही है ना, उसके लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा, इनफैक्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसे रो 1 के अलोंग मैं एक्सपेंड करूंगा, तो हमें मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -1। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा मैं, मतलब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लिखूंगा। तो यहां पर आप इस एलिमेंट के लिए, एलिमेंट 1 के लिए जब कोफैक्टर लिखेंगे तो ये आपका -1 आएगा। फिर इस एलिमेंट की बारी है, इसके लिए हम कोफैक्टर लिखेंगे तो ये आपका -0 आएगा। फिर इसकी बारी है, इसका कोफैक्टर 0 आएगा। फिर इस एलिमेंट के पास पहुंचो, इसके लिए हमें कोफैक्टर लिखना है तो ये भी आपका 0 ही आ रहा है, देखो ध्यान से। फिर इस एलिमेंट के लिए आप लिखोगे तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर इस एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू 1, दैट विल बी इनफैक्ट नेगेटिव। ठीक है, फिर इसकी बारी है, इसका कोफैक्टर 0 आएगा। फिर इसके लिए हम कोफैक्टर लिखेंगे, ये बनेगा साइन थीटा, दैट विल बी नेगेटिव साइन थीटा इनफैक्ट। फिर इसके बाद इस एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर लिखेंगे, ये बनेगा आपका पॉजिटिव कॉस थीटा। ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इस मैट्रिक्स को देखो और क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स ए को देखो और फिर पहले वाले स्टेटमेंट में देखो। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को ऐड करोगे। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। चलिए एडिशन शुरू करते हैं। ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0, यहां पर भी 0, cos थीटा माइनस cos थीटा मतलब 0, ये भी 0 आएगा। फिर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। कहने का मतलब ये तो आपका नल मैट्रिक्स हो गया, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब जरा सेकंड स्टेटमेंट को देखो, यहां पर आपको ए इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए
एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रहा डिटर्मिनेंट वैल्यू और ये रहा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ पर -1 से डिवाइड करोगे ना, -1 को डायरेक्टली अंदर भेज दो, सभी एलिमेंट्स के पास चला जाएगा, मतलब सभी एलिमेंट के पास -1 पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो ये आपका ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये 0, ये आपका पॉजिटिव साइन थीटा बनेगा और ये आपका माइनस का कॉस थीटा ही रहेगा। इस तरीके से आपका ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए मुझे ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए को ऐड करना है। ये रहा ए इनवर्स, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों को ऐड करना शुरू करो। 1 - 1 यानी 0, फिर यहां भी 0, फिर यहां भी 0, ये भी 0, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये भी 0, फिर ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब ये भी आपका नल मैट्रिक्स है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, मैट्रिक्स ए माइनस ए इनवर्स इज नल मैट्रिक्स। जरा थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहां पर हमें मैट्रिक्स ए में से ए इनवर्स वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 - 1 यानी 0, 0 - 0 मतलब 0, ये भी 0, ये भी 0, cos थीटा माइनस cos थीटा मतलब 0, sin थीटा माइनस sin थीटा मतलब 0, ये भी 0, sin थीटा माइनस sin थीटा 0, माइनस cos थीटा देन माइनस ऑफ माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बनेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका नल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, कहने का मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब अपने ऑप्शन को देखिए, अब अपने ऑप्शन को देखिए, यहां पर आपको यह बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। वेल, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बेटा। यहां पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ऑल 3 आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल 3। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 ये रहा बच्चों, आपके सामने आ गया है और ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहां पर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और इनके बीच के एंगल थीटा का वैल्यू भी दे रखा है। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है और कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू π/3 है। ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 2, cos π/3 1/2। जरा सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर 1 मिलेगा। 1 का मतलब क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, आपको यहां पर -m के लिए वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। अब ये फंक्शन अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो f(0) निकालो और इसे लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 के इक्वल रख दो। समझे, LHL = RHL भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर f(0) क्या है, f(0) की वैल्यू m दे रखी है, यहां आप देख पा रहे होंगे। और चलिए जरा लिमिट भी निकाल लेते हैं। अब इसके बाद अपने फंक्शन का लिमिट भी हम इवेल्युएट कर लेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0, यानी ये रहा आपका fx का वैल्यू, ध्यान से देखते रहना। अब इसमें मैं माइनस कॉमन लूंगा फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से e⁴x - 1, इसे ब्रैकेट में रखो या फिर एक काम करो डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में ही डाल दो। MCQ सॉल्व कर रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंट 4x है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, मतलब यहां पर 4 लगा दो, तो बाहर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई दिखाना पड़ेगा। अब सुनना, x का लिमिट 0 है ना, तो पक्का 4x का लिमिट भी 0 होगा। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। समझे बच्चों, तो ये पूरा ब्रैकेट आपको क्या देगा, ये 1 देगा, बाहर -4 पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा -4। अब इस कंडीशन के पास चलो, अब इसका यूज करते हुए f(0) मतलब m और लिमिट वैल्यू है -4, तो m की वैल्यू तो -4 आ गई जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन बेटा आपको तो -m निकालना है ना, मतलब दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -m की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये आपके ऑप्शन बी में है, यानी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सही होगा।
समझे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5 को देखते हैं, जो कि इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। यहां पर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। x की पावर 2x दिख रहा है ना, इसे आप ऐसे लिखो, x रेज टू द पावर x इंटू x रेज टू द पावर x, ये फिर से x की पावर 2x बन जाएगा, समझे। इसके अलावा यहां पर ये 1 प्लस लॉग x भी है, ये रहा dx और ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहां पर x की पावर x को ना सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर यहां पर आपको डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव जिस बच्चे को याद होगा वो डायरेक्टली यहां पर इसका रिजल्ट लिख लेगा। मैंने लिख लिया, मुझे याद है। अगर आपको x की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये नहीं पता तो मुझे कमेंट करके एक बार बताना जरूर। वैसे कुछ दिन पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी। कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं जो कि बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखते होंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। भाई साहब, उनका डेरिवेटिव आपने इतनी बार किया होगा कि आपको याद हो ही जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब इसे आप निकाल के देखोगे या आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब इसे आप निकाल के देखोगे या फिर आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसे निकाल के देखोगे या फिर आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसे और भी फंक्शन आपको मिलेंगे जिनके डेरिवेटिव आप कई बार देखते हैं। तो बेटा थोड़ा ध्यान से काम करोगे ना तो इनके डेरिवेटिव आपको याद ही हो जाएंगे, समझे। तो यहां पर x की पावर x का डेरिवेटिव तो मैंने लिख दिया। अब जरा अपने इंटीग्रल में वापस लौटो। देखो x की पावर x को तो मैंने t माना, और इसके अलावा ये जो चीजें है ना, इसकी जगह हमें मिल जाएगा dt, समझे। सो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी t स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। अब t की वैल्यू क्या थी बेटा, तो x की पावर x इसका स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, जिसे आप और कैसे लिख सकते हो, x की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस में c, समझे। अब जरा अपने ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन बी सही है, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा गया है। यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म ये रहा, मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2, मतलब ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 को देखते हैं, जो कि यहीं पर आपको दिख रहा होगा। इसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज गिवन बाय 6 ओवर रूट 17। कंसेप्ट क्या है, अगर किसी वेक्टर a का मुझे स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है किसी वेक्टर b के ऊपर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वेक्टर a डॉट b कैप। ये क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। स्केलर प्रोजेक्शन कहो या सिर्फ प्रोजेक्शन कहो, ठीक है बच्चों। अब इस कंसेप्ट का यहां पर हम यूज करेंगे। वेक्टर a क्या दे रखा है बच्चों, दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस x k कैप। आपको इसी x की वैल्यू निकालनी है, डॉट। अब यहां पर b कैप जो कि सेकंड वेक्टर है, यानी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और इसे हम डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि यहां फॉर्मूला में देखो ना, जो सेकंड वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये 4 बनेगा, ये 4 और ये प्लस में 9। अब ये पूरा 6 अपॉन रूट 17 के इक्वल है। मोर ओवर जरा इसकी वैल्यू चेक करना, ये भी रूट 17 है, दोनों तरफ रूट 17 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर डॉट प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो आई कैप और आई कैप मतलब ये 2 बनेगा, फिर ये -2 आएगा, फिर ये आपका -3x आएगा। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 6। यहां से सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आएगी -2 का मतलब क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन 8 आपके सामने आ गया है बच्चों, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इसे आप i एज्यूम कर लो, 0 से 1 का लिमिट है log, और ये रहा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इसको एज्यूम करके यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से a का काम ये 1 कर रहा है, तो हमें क्या लिखना है, log
x की जगह पे a माइनस एक्स, यानी यहां पर ऐसे बनेगा, ये -1 एज इट इज और ये dx। जरा इसमें एलसीएम ले लो बेटा, 0 से 1 का लिमिट तो है ही log। जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, समझे? यानी फाइनली आपको मिलेगा x ओवर 1 माइनस एक्स और ये रहा dx। इसको जरा मैं उल्टा करूंगा, मतलब रेसिप्रोकल लूंगा। 0 से 1 ये आपका log ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर एक्स ऐसे लिखो, लेकिन ये करने की वजह से बाहर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, log की प्रॉपर्टी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी log ऑफ a, और यहां पर अगर a को आप उल्टा करेंगे ना, यानी 1 अपॉन a लिखेंगे, तो बाहर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, समझे बच्चों? अब इसमें एलसीएम को ब्रेक करो, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स में एलसीएम को ब्रेक करो, तो आपको क्या मिलेगा? I विल बी इक्वल टू, ये नेगेटिव पहले से ही है, 0 से 1 ये log, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी -1 और ये रहा dx, ठीक है बच्चों? अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखो, अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को आप देखिए, तो यहां पर आप समझ पाएंगे कि I विल बी इक्वल टू माइनस आई, जो आपको देगा 2i इज इक्वल टू 0, जहां से इंटीग्रल i की वैल्यू आएगी 0। 0 का मतलब ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट डेल्टा बी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए वेयर मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय दिस and these are the cofactors of these elements respectively. What is the value of this expression? अब सबसे पहले कंसेप्ट सुनना बच्चों, यहां पर ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे लिखना हो तो रो 1 के जो एलिमेंट्स है ना, उनके अलोंग ही इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो मुझे एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? यहां पर हम लिखेंगे a11 और इसका कोफैक्टर लिखेंगे, प्लस फिर अगला एलिमेंट रो 1 का क्या है, a12, फिर इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई में करेंगे, फिर अगला एलिमेंट क्या है, a13, और इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा, मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है यहां पर। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये सोचें कि अगर हम कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? कॉलम 2 के एलिमेंट्स लिखो, मतलब ये वाला, और यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये वाला, फिर अगला एलिमेंट है ये वाला। इनके कोफैक्टर्स यहां पर आपको लगाने पड़ेंगे, इनके कोफैक्टर्स आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लगाने पड़ेंगे एलिमेंट्स के साथ में, ऐसे। ये भी आपको डिटर्मिनेंट की सेम वैल्यू देगा। मतलब अगर मैं रो 3 के एलिमेंट्स ले लेता, दैट इज a31 और यहां पर फिर a32, फिर ये a33, और इनके साथ इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखे जाते, यानी इस तरीके से, फिर यहां पर इस तरीके से, फिर यहां पर इस तरीके से, तो आपको फिर से डिटर्मिनेंट का सेम वैल्यू मिलता। कहने का मतलब ये है, किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। बस ध्यान क्या रखना है, जिस भी रो के एलिमेंट्स को आप ले रहे हैं ना, उसी के कोफैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। जिस भी कॉलम के एलिमेंट्स आप ले रहे हैं ना, उसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आपको कंसीडर करेंगे। इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा ना हो, मतलब मान लीजिए मैंने एलिमेंट्स तो रो 1 के लिए, लेकिन कोफैक्टर मैंने रो 2 के एलिमेंट्स के ले लिए, तब क्या होगा, तब वैल्यू 0 आ जाएगी। एक बात और, अगर मैंने एलिमेंट्स कॉलम 2 के लिए, लेकिन कोफैक्टर मैंने कॉलम 1 वाले एलिमेंट्स के ले लिए, तब क्या आएगा, तब भी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जरा अपने क्वेश्चन में वापस लौटो, तो यहां पर एलिमेंट्स देखो ध्यान से, a11, a12 और a13, मतलब ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं, रो 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब जरा कोफैक्टर्स को देखना, अब जरा कोफैक्टर्स को देखना, C11, C12 एंड C13, मतलब कोफैक्टर्स भी रो 1 के ही तो हैं, कोफैक्टर्स भी रो 1 के ही तो हैं। तो कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन यहां पर दिया हुआ है ना, a11 इंटू C11 प्लस a12, फिर इसका कोफैक्टर प्लस a13, फिर इसका कोफैक्टर, तो एलिमेंट्स भी रो 1 के हैं और कोफैक्टर्स भी रो 1 के हैं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू ही होगा। और आपके क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट वैल्यू को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पर आप देख लो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बोला गया है, ठीक है? कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी सही हो गया।
ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ये रहा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ को देखते ही मैं समझ गया क्या बोला हुआ है। फॉर एन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन बाय z इक्वल टू 4x प्लस 3y and the feasible reason determined by a set of constraints that is linear inequations is shown in the graph। इस तरीके से आपका फिजिबल रीजन आपको दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको यह बताना है कि यहां पर जो भी स्टेटमेंट्स इन्होंने लिखी हैं उसमें से कौन सा ट्रू है। आपके ऑप्शंस में मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले फिजिबल रीजन से हम कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। ये रहा P दैट इज 0,40, ये रहा Q दैट इज 30,20 और ये रहा R दैट इज 40,0 और ओरिजिन भी है। तो यहां पर आप ओरिजिन के ऊपर मतलब 0,0 के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x प्लस 3y। अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पर आपको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप x की जगह 0 और y की जगह 0 डालोगे, क्योंकि मैं ओरिजिन के ऊपर निकालने जा रहा हूं, तो ये आपका 0 ही बनेगा। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू p पे निकालेंगे, z एट p। तो यहां पर x की जगह 0 मतलब 4 इंटू 0 प्लस y की जगह 40 यानी 3 इंटू 40 यानी ये आपका 120 आ जाएगा। फिर z की वैल्यू हम q पे निकालेंगे, ये रहा q मतलब x की जगह 30 डालोगे, 4 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20, y की जगह 20। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 120 आएगा और ये आपका आएगा 60 यानी ये हो जाएगा 180। फिर z की वैल्यू हम r पे निकालेंगे, ये रहा r, इसमें x की जगह आपको 40 डालना होगा और y की जगह 0 डालना होगा, मतलब 4 इंटू 40 यानी 160 आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू 0 छोड़ दो उसे। आपको इसमें यह बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कहां आ रही होगी। तो यहां पर देखिए ध्यान से, z की मैक्स वैल्यू q पे आ रही है, z की मैक्स वैल्यू q के ऊपर आ रही है। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट r, ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी में है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट q, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के देखो और एनालाइज करो कि ये ठीक होंगे या नहीं। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है? अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी z को मिनिमाइज करना है, यहां पर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है। द फिजिबल रीजन हैज how many corner points and if the corner points include these points or not। इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड हमें यहां पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो यहां बेसिकली हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इन सभी इन इक्वेशंस के लिए, और फिजिबल रीजन को लोकेट करके फिर हमें कॉर्नर पॉइंट देखना होगा और ये भी देखना होगा कि उन कॉर्नर पॉइंट्स में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना 0,0, 9,5, 7,7, 3,3 एंड सो ऑन, ये इंक्लूडेड हैं या नहीं। तो यहां पर ग्राफ में आपके लिए डायरेक्टली डिपिक्ट कर रहा हूं, एक बार ग्राफ को एनालाइज करिए ध्यान से और यहां पर आप देख पाएंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, A, B, C, D एंड E। ये टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिनमें 7,7 एंड 3,3 भी इंक्लूडेड है। पॉइंट ए बनेगा 7,7 एंड पॉइंट ई बनेगा 3,3। अब अगर आप अपने ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए में क्या बोला हुआ है? 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0,0 एंड 9,5, मतलब ऑप्शन ए तो ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है? 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7,7 एंड 3,3, यही तो मैं आपको बता रहा था अभी, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर हमें एरिया की वैल्यू दे रखी है, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, हमसे k की वैल्यू पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं जरा। तो बाहर तो हाफ है ही, डिटर्मिनेंट को हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो यहां पर 1, ये 1 इंटू 1 माइनस k इंटू 1 यानी ऐसा आएगा, फिर -2 और यहां पर आपका बनेगा 0 -3 इस तरीके से, प्लस 1 इंटू ये बनेगा 0 -3 इस तरीके से।
ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, इसका मैग्नीट्यूड ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ट्राइंगल का एरिया इन्होंने दे रखा है 1 स्क्वायर यूनिट, तो बेसिकली यहां पर 1 की जगह हम लिखेंगे +-1। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ट्राइंगल के एरिया के लिए जो फॉर्मूला बनता है ना, उसमें इस डिटर्मिनेंट के आगे लिखा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां से बेसिकली हमें k की वैल्यू निकालनी है। इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये बन जाएगा +-2, ठीक है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ये आपका 1 - k एज इट इज, ये बन जाएगा +6, ध्यान से देखिए, और ये आपका -3, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब आपके पास आएगा +-2 इज इक्वल टू 6 + 1 दैट इज 7 - 3 यानी 4, तो 4 - k आएगा। अब यहां से एक बार हम प्लस का 2 लेंगे, नाउ 2 इज इक्वल टू 4 - k, और दूसरी कंडीशन में -2 लेंगे, -2 इज इक्वल टू 4 - k। यहां से आपको k की वैल्यू निकालनी है, यहां से k की वैल्यू 2 मिलेगी, और यहां से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 6 मिलेगा। कहने का मतलब k के लिए हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, या तो 2 या फिर 6। अब ये आपके ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोला हुआ है? वेल, यहां पर भी डिटर्मिनेंट का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है और हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा हुआ है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए अपने डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो। ये मिलेगा आपको 1 × 16 - 12 - 0 + 0, यानी फाइनली आपका आंसर यहां पर 4 आएगा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना था ना, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो ये वाला लगेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहां पर n का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, समझे। तो यहां पर ऑर्डर तो 3 है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर बनेगा वो चेक कर लो। तो यहां पर बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 यानी 4 की पावर में 2 दैट इज 16, यानी ऑप्शन सी को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि यहीं पर आपको दिख रहा होगा। क्या बोला हुआ है? गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट P of A ये रहा, P of B ये रहा, आपको P of A विद रिस्पेक्ट टू B की वैल्यू निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, तो आपको ये वैल्यू ऐसे मिलेगी, ठीक है बच्चों। मोर ओवर A और B के लिए बोला हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, यानी न्यूमरेटर में जो यहां पर लिखा मैंने, दैट विल बी इक्वल टू P of A × P of B। अब इस पूरे के डिनोमिनेटर में पहले से ही P of B प्रेजेंट है, समझे। तो यहाँ P of B कैंसिल होकर फाइनली आपको सिर्फ P of A मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.3। 0.3 का मतलब ऑप्शन डी को चेक करें, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों? ध्यान से सुनना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं जरा। To solve this differential equation, we must substitute। ध्यान से सुनना, आपको e की पावर में x/y दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? देखो यहां पर चेक करो और यहां भी चेक करो। तो बेटा यहां पर सीधी सी बात है, x/y को तुम्हें v पुट करना पड़ेगा, जिसे आप x = vy भी कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर हम करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन बी वाले को चेक करिए, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों मुझे ये बताना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है इस तरीके से, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने दे रखा है, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? मुझे कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है। वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, यस और नो, मुझे कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? आपको फंक्शन y की वैल्यू दे रखी है और इस एक्सप्रेशन का आपसे वैल्यू पूछा हुआ है, जिसमें y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये बनेगा e की पावर tan इनवर्स x एज इट इज। चेन रूल से एक्सपोनेंट tan इनवर्स x का भी डेरिवेटिव होगा, यानी 1/1 + x² आएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 + x² × y1 इज इक्वल टू e की पावर में tan इनवर्स x।
अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व था तो एक बार और डेरिवेटिव होगा। x के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 प्लस y1 बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 0 प्लस 2x आएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू e की पावर में tan इनवर्स x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस तरीके से। अब जरा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डिनोमिनेटर तुम्हें दिख रहा है ना, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं। तो LHS में आपको ऐसा आता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखना बच्चों, आपको LHS में ऐसा आता हुआ दिखेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x। अब बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर तो यही है, e की पावर tan इनवर्स x, लेकिन हमारे क्वेश्चन में e की पावर tan इनवर्स x की वैल्यू दे रखी है ना, इट इज इक्वल टू y। तो आपके ऑप्शंस में y की फॉर्म में आंसर है ना, तो यहां पर ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 जो कि वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर बोला हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। तो आपको एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ध्यान से सुनिए, अगर कोई से भी दो वेक्टर मतलब वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू एक दूसरे के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 आएगा। ठीक है, अब जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसे इन दोनों वेक्टर के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। समझे, ये पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए। चलिए LHS में डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को लगाकर यहां डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बनेगा 5 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जिसे आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख लो, -4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस में 10 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां डायरेक्टली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लेता हूं इन प्लेस ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है बच्चों, फिर आपको मिलेगा -8 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में बताया गया है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसे आप लिखेंगे 5 इंटू 1 स्क्वायर, डायरेक्टली 5 रहने दो। यहां पर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये बनेगा 6 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला यूज करो तो आपको ऐसा मिलेगा, -8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर यानी -8 ही रहने दो, ये पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद 5 - 8 यानी -3, इसे उठा के उधर ले जाएंगे RHS में तो प्लस का 3 बनेगा। LHS में 6 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और यहां +3 के बारे में बताया था मैंने। 5 - 8 LHS में -3 RHS में ले गए तो ये प्लस का 3 हो गया। ये 1 कहां से मिला, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं और मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, क्वेश्चन में बोला हुआ है ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों। यहां से cos थीटा की वैल्यू आएगी 3/6, जिसे आप 1/2 लिख सकते हैं। तो फाइनली थीटा आपका आ जाएगा 60 डिग्री या π/3 रेडियंस। π/3 का मतलब ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 ये रहा बच्चों, इफ अ लाइन मेक्स एंगल π/2, π/3 एंड π/6 with the positive direction of x, y and z axis respectively, मतलब आपको अल्फा मिल गया π/2, आपको बीटा मिल गया π/3 और आपको गामा मिल गया π/6। ये डायरेक्शन एंगल्स गिवन है किसी लाइन के लिए, तो आपको इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। मतलब आपको कॉस अल्फा निकालना है, आपको कॉस बीटा निकालना है और आपको कॉस गामा निकालना है। कॉस अल्फा मतलब कॉस π/2 यानी 0, कॉस बीटा मतलब कॉस π/3 यानी हाफ, कॉस गामा यानी कॉस π/6 यानी √3/2। तो बेसिकली यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, 0, हाफ, √3/2। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की तरफ चलेंगे, जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फॉलोइंग्स आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस
In the following questions, a statement of assertion that is given by capital A is followed by a statement of reason which is given by capital R. Choose the correct answer out of the following choices. हमारे पास 4 different options हैं. पहले ऑप्शन में क्या बोला हुआ है? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन B में क्या है? Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. ऑप्शन C में क्या है? A is true but R is false. ऑप्शन D में क्या है? जो कि लास्ट ऑप्शन है, A is false but R is true. तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन 19 एंड 20 का आंसर करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19 के साथ. इसमें हमें असर्शन में क्या बोला हुआ है? असर्शन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज पाई बाई 3. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मुझे कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. दैट इज बेसिकली पाई बाई 6. समझे? तो आपका पूरा एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? tan इनवर्स, ये आपका कोटेंजेंट है. कोसिकेंट इनवर्स 2 के लिए आपने लिख लिया पाई बाई 6. तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा. अब यहां पर हम कोटेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू को पुट करेंगे. कोटेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इट इज √3. ठीक है, tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया पाई बाई 3. अब यही तो आपके असर्शन में बोला हुआ है. कहने का मतलब असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है बच्चों, अब जरा रीजन को देखते हैं. रीजन में क्या बोला हुआ है? इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. ये भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. मतलब क्वेश्चन 19 के लिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. उसमें क्या बोला हुआ है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 20. असर्शन में क्या लिखा हुआ है? द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय पाई बाई 2. अब इसके बाद रीजन में क्या बोला हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं. द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है? A1 B1 C1. सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है? A2 B2 C2. समझे? तो यहां पर जो cos थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक है. दिस विल रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस. कहने का मतलब ये है कि यहां पर रीजन तो ट्रू है, मतलब मुझे असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. चलिए अपने असर्शन वाले स्टेटमेंट में चलते हैं. तो यहां पर जो लाइन दे रखा है ना, इसका डायरेक्शन रेशो बनेगा 1, -1, 0. सेकेंड लाइन का काम y एक्सिस कर रहा है. y एक्सिस के लिए अगर आप डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन को साइन लिखेंगे तो आपको याद होगा इसकी वैल्यू आएगी 0, 1, 0. अब इनको यूज करते हुए हम असर्शन के लिए एंगल निकाल लेते हैं बिटवीन द गिवन लाइन एंड y एक्सिस. ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मॉडुलस में, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वेल रीजन वाला स्टेटमेंट देख लो ना यहाँ पर. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. मॉडुलस लगा लो. 1 into 0 प्लस -1 into 1 प्लस 0 into 0 अपॉन डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर पूरे का मॉडुलस, मतलब अंडर रूट में 2 आ जाएगा. ध्यान से देख लो, A1 B1 C1 इसे हम बोल रहे हैं. फिर दूसरे रूट में क्या आएगा? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. तो यहां पर देखिए ये आपका सिर्फ √1 बनेगा. पूरा न्यूमरेटर आपको सिर्फ 1 देगा, इनफैक्ट -1 होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है ना, तो प्लस का 1 आ जाएगा और नीचे √2 आएगा. cos थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 है तो यहां से थीटा आपका मिलेगा पाई बाई 4. कहने का मतलब ये जो लाइन दे रखा है ना और y एक्सिस, इनके बीच का एंगल होगा पाई बाई 4. लेकिन आपके असर्शन में एंगल क्या दे रखा है? तो पाई बाई 2. इसका मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो गया. अब अगर असर्शन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो, तो ऐसा हमें ऑप्शन डी में मिलता है. यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों. ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पीटीएस के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, इनके सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलेंगे? इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अब देर किस बात की,
फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।